संसद के भीतर जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल यानी कि एफसीआर बिल पेश होगा तो गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बहस का मोर्चा संभालने वाले हैं। और जब गृह मंत्री संसद में किसी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानून पर जवाब देते हैं तो संदेश सिर्फ संसद भवन की दीवारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीमा पार तक गूंजता है। लेकिन असली सवाल यह है कि अचानक एफसीआरए का यह मुद्दा 2029 लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े रणनीतिक समीकरण से कैसे जुड़ गया। कैसे एक तरफ विदेशी पैसे पर नकेल कसने की तैयारी है तो दूसरी तरफ देश की लोकसभा सीटों के पुनर्गठन यानी कि परिसीमन का वो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है जो यह तय करेगा कि देश की सत्ता का केंद्र किस तरफ झुकेगा। इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझने के लिए आपको दिल्ली से सीधे वॉशिंगटन तक के तारों को जोड़कर देखना होगा। 4 अगस्त को अमेरिकी सांसद रिले एम मूर ने सोशल मीडिया पर भारत के एफसीआरए कानून के खिलाफ जिस तरह का तीखा हमला बोला, उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में खलबली मचा दी है। अमेरिकी सांसद का दावा है कि भारत में इस बिल के आने से भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ जाएगी और इसे भारत के भीतर एक विशेष समुदाय यानी ईसाई समाज पर दबाव बनाने के लिए एक हथियार की तरह पेश करने की कोशिश की गई है। लेकिन भारत की संप्रभुता पर जब भी बाहर से कोई उंगली उठती है तो देश को अपने गृह मंत्री के रुख पर नजर रखनी होती है। जुलाई के महीने में ही गृह मंत्री अमित शाह ने कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के मेंबर से मुलाकात करके यह बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि एफसीआरए संशोधन का मकसद किसी धर्म या समुदाय विशेष को निशाना बनाना बिल्कुल नहीं है। इसका एकमात्र मकसद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। अब जरा सोचिए कि जब अमेरिका जैसे देश के नेता भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय कानून पर इतने आक्रामक हो रहे हो तो समझ जाइए कि इस कानून की चोट कितनी गहराई तक पड़ रही है। अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटें तो एफसीआरए कानून कोई आज का विचार नहीं है। इसकी जड़ें 1975 के आपातकाल के दौर में मिलती है जब इंदिरा गांधी की सरकार ने विदेशी फंड के भारत में अनियंत्रित प्रवेश को रोकने के लिए पहला एफसीआरए कानून बनाया था। उस समय दुनिया शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी और अमेरिकी एजेंसी सीआईए और सोवियत संघ की केजीबी विकासशील देशों की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को अंदर से हिलाने के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रही थी। तब भारत को अंदरूनी अशांति से बचाने के लिए यह ढांचा खड़ा किया गया था। इसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने एनजीओ के लिए गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया था ताकि इस पर नजर रखी जा सके। फिर साल 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 1976 के कानून को निरस्त करके एफसीआरए 2010 लाया गया, जिसमें एनजीओ के लाइसेंस की ड्यूरेशन 5 साल तक तय की गई और यह शर्त रखी गई कि कोई भी एनजीओ अपने विदेशी फंड का मैक्सिमम 50% हिस्सा ही प्रशासनिक खर्चों पर उड़ा सकता है। साल 2020 में नरेंद्र मोदी ने इस कानून में जो ऐतिहासिक और कड़े बदलाव किए, उसने फर्जी एनजीओ के पूरे तंत्र की रीढ़ तोड़ दी। सबसे पहला नियम यह बनाया गया कि देश के किसी भी कोने में काम करने वाला एनजीओ को विदेशी फंड अगर पाना है तो उसे एसबीआई की नई दिल्ली मेन ब्रांच में ही अपना अकाउंट खुलवाना होगा। इससे गृह मंत्रालय के लिए हर एक पैसे की आवाजाही पर सीधी नजर रखना आसान हो गया। दूसरा बड़ा प्रहार प्रशासनिक खर्चों पर हुआ। इसे 50% से सीधे घटाकर 20% तक कर दिया गया, यानी अब विदेशी फंड का 80% हिस्सा सीधे ग्रास रूट लेवल के कामों में खर्च होना मजबूरी बन गया, न कि बड़े अफसरों की गाड़ियों और ऐशो आराम पर। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव था सब ग्रांटिंग पर पूरी तरह से रोक। पहले बड़े एनजीओ विदेशी पैसा पाकर उसे छोटे छोटे गुमनाम एनजीओ में बांट देते थे, जिससे पैसे का असली मकसद छिप जाता था। सब ग्रांटिंग बंद होते ही सेल संस्थाओं और फर्जी कागजी एनजीओ का जाल एक झटके में खत्म हो गया। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में यह साफ बताया गया कि भारत में एफसीआरए को और ज्यादा सख्त बनाना क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हो चुका था। हमारे देश के कई अति महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकने के लिए विदेशी पैसों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और माइनिंग प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े विकास कार्यों के खिलाफ अचानक खड़े होने वाले हिंसक आंदोलनों के तार विदेशी फंडिंग से चलने वाले एनजीओ से जुड़े पाए गए। इसके अलावा देश के दूर दराज के आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव और बड़े पैमाने पर प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण के पीछे भी इन्हीं अनियंत्रित विदेशी पैसों का खेल चल रहा था। यहां तक कि शाहीन बाग प्रदर्शन, दिल्ली के दंगे और किसान आंदोलन के दौरान भी सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे सबूत मिले जिससे यह संकेत मिला कि विदेशी ताकतें भारत में आंतरिक अशांति फैलाने के लिए पैसों की फंडिंग कर रही थी। अब अगर संसद के गणित की बात करें तो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को पास कराना सरकार के लिए कोई तकनीकी चुनौती नहीं है। एफसीआरए एक ऑर्डिनरी बिल है जिसे दोनों सदनों में पास कराने के लिए केवल साधारण बहुमत 50+1 की जरूरत होती है।
यदि हम लोकसभा की 543 सीटों में से 3 रिक्त मानकर 540 की मौजूदा संख्या देखें तो बहुमत का आंकड़ा 271 बनता है, जबकि सत्तारूढ़ एनडीए के पास 318 सीटें हैं, यानी कि लोकसभा में यह आसानी से पास हो जाएगा। ठीक यही स्थिति राज्यसभा में भी है, जहां 245 कुल सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 123 है और एनडीए के पास 152 से अधिक सदस्यों का समर्थन है। इसीलिए गणितीय रूप से एफसीआरए बिल को संसद में मंजूर कराने में सरकार के सामने कोई भी सीधी कानूनी अड़चन नहीं है। पर असली राजनीति और रणनीति का खेल यहां से शुरू होता है, जिसे हम परिसीमन का तूफान कह रहे हैं। परिसीमन का मतलब है कि देश की आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और उनकी कुल संख्या को दोबारा से तय करना। साल 1971 की जनगणना के बाद से भारत में लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर फ्रीज है। जब नया परिसीमन लागू होगा तो लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 700 से 800 के पार जा सकती है। यही बात दक्षिण भारत के राज्यों जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को परेशान कर रही है। उनका तर्क है कि जिन राज्यों ने ईमानदारी से जनसंख्या कंट्रोल की नीतियों को लागू किया, परिसीमन के बाद संसद में उनकी सीटों का अनुपात कम हो जाएगा, जबकि उत्तर भारत के राज्य जहां आबादी तेजी से बढ़ी, वहां सीटों का दबदबा अत्यधिक बढ़ जाएगा। यहां सबसे बड़ा पेच यह है कि परिसीमन को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, और संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत नहीं, बल्कि संसद में 2/3 बहुमत यानी कि लोकसभा में कम से कम 362 वोटों की आवश्यकता होती है। एनडीए के पास अपने 318 सांसद हैं, जिसका सीधा अर्थ यह है कि परिसीमन का ऐतिहासिक बिल पास कराने के लिए सरकार को कम से कम 54 अतिरिक्त वोटों की दरकार है। इस 54 वोटों के अंतर को पाटने के लिए पर्दे के पीछे से एक बड़े रणनीतिक चक्रव्यूह की रचना की गई है। इस बैक चैनल वार्ताओं में तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद, शिवसेना उद्धव गुट 6 सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सांसद और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके 22 सांसद तक से अलग अलग स्तर पर संवाद स्थापित करने के प्रयास किए गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से सुप्रिया सुले ने यहां तक संकेत दिए थे कि यदि हर राज्य की लोकसभा सीटों को एक समान अनुपात में 50% बढ़ाया जाए ताकि किसी राज्य की राजनीतिक महत्व कम न हो, तो उनकी पार्टी समर्थन पर विचार कर सकती है, जिसमें 8 सांसद होंगे। अगर हम इस पूरे जोड़ को देखें तो 318 एनडीए के हैं, प्लस 8 एनसीपी, प्लस 22 डीएमके, प्लस 3 जेएमएम, तो यह आंकड़ा 351 तक पहुंच जाता है। बाकी बचे 11 वोटों की कमी को पूरा करने के लिए प्लस बी के तहत वोटिंग के दिन कुछ विपक्षी सांसदों को अनुपस्थित रखकर सदन की प्रभावी संख्या घटाने का रणनीतिक खाका तैयार किया गया था। लेकिन ठीक इसी बिंदु पर एक अभूतपूर्व रणनीतिक धर्म संकट खड़ा हो गया है, जिसे कूटनीति की भाषा में कैच 22 स्थिति कहा जाता है। एक तरफ एफसीआरए संशोधन बिल है और दूसरी तरफ परिसीमन का विशाल ढांचा। डीएमके, एनसीपी और वाईएसआरसीपी जैसे क्षेत्रीय दल एफसीआरए बिल के सख्त प्रावधानों का खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि वे विदेशी फंडिंग को कसने वाले इस बिल पर सरकार का साथ देते हैं तो उनका पारंपरिक मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक जो है उनसे छिटक जाएगा। अब सरकार के सामने 2 रास्ते हैं और दोनों ही रास्तों में बड़ा जोखिम छिपा हुआ है। पहला रास्ता यह है कि सरकार अपने साधारण बहुमत का इस्तेमाल करके 12 अगस्त को एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को संसद में हर हाल में पास करा ले। अगर सरकार ऐसा करती है तो डीएमके, एनसीपी और वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियां पूरी तरह से नाराज हो जाएंगी। नतीजा यह होगा कि जब भविष्य में परिसीमन के लिए संविधान संशोधन बिल आएगा तो ये दल 362 वोटों के आंकड़ों को पूरा करने में सरकार का साथ कभी नहीं देंगे। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सख्ती दिलाने के चक्कर में देश का सबसे बड़ा परिसीमन प्रोजेक्ट अनिश्चित काल के लिए अटक जाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि सरकार परिसीमन जैसे बड़े संवैधानिक सुधार को बचाए रखने के लिए एफसीआरए संशोधन बिल को ढीला कर दे या उसे ठंडे बस्ते में डाल दे। लेकिन अगर सरकार पीछे हटती है तो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस वाली छवि पर गहरा धक्का लगेगा। जनता में यह संदेश जाएगा कि राजनीतिक सौदेबाजी के लिए देश की सुरक्षा से जुड़े कानून पर समझौता कर लिया गया। रणनीतिकार इस समय इसी असमंजस को सुलझाने में दिन रात एक किए हुए हैं, ताकि ऐसे बीच का रास्ता निकाला जा सके जिससे क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक समीकरण भी न बिगड़े और परिसीमन का रास्ता भी साफ हो जाए। यह स्थिति देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या किसी भी देश के लिए उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और अनियंत्रित विदेशी पैसों पर नकेल कसना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, भले ही उसके लिए परिसीमन जैसी महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार को थोड़ा इंतजार करना पड़े, या फिर राजनीतिक संतुलन और सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए विपक्षी दलों की शर्तों पर नरमी बरतना ज्यादा समझदारी होगी। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस अंक में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।